नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम शुगरकेन, टी और कॉफ़ी इन क्रॉप्स का अध्ययन करते हुए इंडियन एग्रीकल्चर की फीचर्स एंड प्रॉब्लम्स का अध्ययन करेंगे। ये व्याख्यान इस चैप्टर से संबंधित पार्ट 3 रहेगा। 2 व्याख्यान में हम इस चैप्टर के पहले हिस्सों को पढ़ चुके हैं, उनका अध्ययन कर चुके हैं। तो आज के लिए है शुगरकेन। शुगरकेन यानी गन्ना। शुगरकेन ट्रॉपिकल एरिया की फसल होती है। ट्रॉपिकल का मतलब है कि ऐसा एरिया जो इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन दोनों एरिया के बीच में ये फसल मेनली बोई जाती है। और कुछ एरिया में जो है ये रेन फीड कंडीशन में होती है, जबकि ऑलमोस्ट ये सब हुमाइड यानी उप आर्द्र क्षेत्रों में और हुमाइड क्षेत्रों में इसकी मुख्य रूप से खेती की जाती है। जिन एरिया में बारिश नहीं होती है वहाँ पर इसको इरिगेशन की ज़रूरत रहती है, यानी सिंचाई की ज़रूरत रहती है। भारत की यदि बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा जो गन्ने का एरिया है वो इंडो गंगेटिक प्लेन में, खासकर उत्तर प्रदेश इसका प्रमुख केंद्र है, जहाँ पर भारत में सर्वाधिक गन्ना होता है। यदि साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में महाराष्ट्र शुगरकेन के प्रोडक्शन में सबसे आगे है। उसके बाद गुजरात जो है साउथ इंडिया में या वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में शुगरकेन का मुख्य जो लीडिंग स्टेट है वो है। तो ये आप पिक्चर देख पा रहे हैं। तो शुगरकेन जो है वो 1 ईयर में जाकर कंप्लीट होता है। इसकी बिजाई जो है नॉर्मली अक्टूबर नवंबर में की जाती है और इसकी जो कटाई है वो अगले वर्ष अक्टूबर से शुरू होकर और लगभग मार्च अप्रैल तक चलती है, खासकर उत्तर भारत में। साउथ इंडिया की यदि बात करें तो साउथ इंडिया में गन्ने की खेती जो है वो इरिगेशन की सहायता से ली जाती है कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। यदि हम प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया वर्ल्ड में ब्राज़ील के बाद सेकंड लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है गन्ने का, उत्पादक देश है 2018 के अनुसार। और भारत में गन्ने के अंतर्गत जो एरिया है वो वर्ल्ड का 19.7%, यानी राउंड अबाउट में अगर आप कहोगे तो राउंड अबाउट लगभग 20% एरिया हमारे अंतर्गत हमारे देश में गन्ने के अंतर्गत आता है। वर्ल्ड के टोटल जो शुगर केन के अंतर्गत एरिया आता है उसका। और यदि बात करें भारत की तो भारत में जो टोटल क्रॉप्ड एरिया यानी जिस एरिया पर हम खेती करते हैं उसका केवल 2.4% हिस्सा शुगर केन के अंतर्गत कवर्ड होता है। उत्तर प्रदेश जो है लगभग 2/5 भाग गन्ने का उत्पादन करता है कंट्री में। महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा ये सब भी गन्ने के अच्छे उत्पादक या लीडिंग उत्पादक स्टेटों में से एक हैं। यदि हम बात करें यील्ड की तो इन सब में जैसे उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, गुजरात है, इसमें शुगर केन की उपज काफ़ी अधिक होती है। हालांकि जो नॉर्थ इंडियन स्टेट हैं जैसे खासकर पंजाब, हरियाणा है, तो यहाँ पर जो है इसका उत्पादन तुलनात्मक रूप से कम होता। साउथ इंडिया में गन्ना जो है अधिक लंबा, मोटा और अधिक रस वाला होता है, क्योंकि वहाँ पर साल भर गर्मी और रेनी जो होमाइड कंडीशन है वो बनी रहती हैं। और उत्तर भारत के अंदर जो है गर्मी अधिक होती है, रेनी सीजन जो है वो केवल जून से सितंबर तक होता है, तो इसलिए यहाँ पर तुलनात्मक रूप से गन्ने का जो उपज की प्रोडक्शन है वो थोड़ी सी कम रहती है। नेक्स्ट आता है टी, चाय। तो चाय एक बेवरेज है यानी पेय पदार्थ है, इसका प्रयोग पीने के लिए किया जाता है। ये एक पेय पदार्थ है, बेवरेज है, और इसका ब्लैक टी लीव्स के रूप में भी हम इसका यूज करते हैं और ग्रीन टी लीव्स के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो ब्लैक टी होती है ये फ्रीमेंटेड होती है, जबकि ग्रीन टी जो है वो अनफ्रीमेंटेड होती है, यानी सीधे के सीधे जो चाय के पत्तियां हैं उसका प्रयोग किया जाता है। चाय के पत्तियों में कैफीन नाम का और टेनिन नाम के तत्व मिलते हैं, जिनके
प्रयोग से चाय पीने से हल्की सी ताजगी या स्फुर्दगी महसूस होती है, या दूसरे शब्दों में कहिए तो एक हल्का सा नशा होता है। और ये एक प्रकार की इंडिजीनियस क्रॉप्स है हिली एरिया की, यानी ये केवल हिली एरिया में ही होती है। ठीक है, यानी मूल रूप से ये नॉर्थ चाइना की जो फसल है वो है, और इसको हिली एरिया में ही बोया जाता है, खासकर उस एरिया में जहां पर वेल ड्रेन्ड सॉइल हो, यानी जहां पर मिट्टी में पहाड़ी ढलानों पर पानी का रुकावट ना हो, क्योंकि पानी के रुकावट होने के बाद ये चाय की जो झाड़ी है ये खराब हो जाती है। वो खासकर इसको जलवायु की बात करें तो इसको हुमाइड यानी आर्द्र जलवायु और सब हुमाइड यानी उप आर्द्र जलवायु, और वो भी ट्रॉपिक्स एरिया में या सब ट्रॉपिक्स एरिया में इसकी ज़रूरत रहती है। यदि भारत में चाय के प्रोडक्शन की बात करें तो भारत में चाय का प्रोडक्शन 1840 के आसपास ब्रह्मपुत्रा वैली आसाम से प्रारंभ हुआ था ब्रिटिश काल के दौरान। ठीक है, और आज भी ये जो ब्रह्मपुत्रा वैली है ये भारत में चाय के उत्पादन में लीडिंग एरिया है। इसके साथ साथ सब हिमालयन रीजन में खासकर वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, इन सब में और कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट्स में जो है चाय भारत में मुख्य रूप से होती है। दार्जिलिंग की जो चाय है वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अधिक उसकी डिमांड रहती है। और यदि साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में चाय जो नीलगिरी हिल्स हैं, नीलगिरी हिल्स जो केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु के बॉर्डर पर लगभग ये हिल्स हैं, तो वहाँ पर उनकी लोअर स्लोप पर चाय की खेती की जाती है। चाय एक इस प्रकार का झाड़ी होती है, पौधा होता है, जिसकी एक बार रोपण करने के बाद ये लगभग 50 से 60 सालों तक पत्तियां देता रहता है। और इसकी पत्तियों को तोड़ने के लिए जो फीमेल वर्कर्स हैं उनका अधिक यूटिलाइजेशन किया जाता है। साउथ इंडिया की यदि हम बात करें तो नीलगिरी हिल्स के साथ साथ ये जो चाय की खेती है कार्डेमम हिल्स यानी इलायची की पहाड़ियाँ वहाँ पर भी होती है केरला में। और इसके साथ साथ यदि हम टोटल प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया जो है वर्ल्ड का लगभग 21.22% चाय उत्पादन करता है 2018 के अनुसार। और इंटरनेशनल मार्केट में जो है हालांकि थोड़ी सी चाय की जो डिमांड है वो डिक्लाइन भी हुई है समय के साथ साथ। हालांकि इंडिया का जो रैंक है वो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में सेकंड पोजीशन पर हम आज भी चाय का प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि नंबर 1 पे जो है वर्ल्ड में चाय के प्रोडक्शन में चाइना का स्थान है, तो दूसरे स्थान पे इंडिया है। और यदि हम अपने इंडिया में बात करें चाय के एरिया की, तो भारत का लगभग 53% 53% जो एरिया है टोटल क्रॉप्ड एरिया का, तो वो आसाम वैली में है, ब्रह्मपुत्रा वैली में है। इसके साथ साथ वेस्ट बंगाल जिसमें दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, सिलीगुड़ी ये सब एरिया इसमें मुख्य हैं। तमिलनाडु की बात करें तो नीलगिरी हिल्स, कार्डेमम हिल्स यानी केरला और कर्नाटका के बॉर्डर पर, तो ये सब इसके लीडिंग जो प्रोड्यूसर एरियाज हैं वो हैं। नेक्स्ट आता है कॉफ़ी। कॉफ़ी आल्सो ए बेवरेज क्रॉप, ये भी एक पेय फसल है। बस डिफरेंस क्या होता है कि चाय की पत्तियां यूज की जाती हैं, कॉफ़ी के बीज होते हैं। ठीक है, ये एक ट्रॉपिकल प्लांटेशन एग्रीकल्चर होती है जो उष्णकटिबंध में ही पैदा होती है, और इसके बीजों को रोस्ट किया जाता है। ठीक है, और उसको फिर बाद में बेवरेज के रूप में प्रयोग किया जाता है। और भारत में कॉफ़ी की 3 वैरायटियाँ नॉर्मली रहती हैं। अरेबिका जो अरब प्रायद्वीप से लाई गई थी, रोबस्टा और लाइबेरिका। इंडिया में जो सबसे, एक तो आप ये क्वेश्चन याद रखेंगे, आपसे कॉफ़ी की किस्में पूछी जा सकती हैं
कि ये किसकी किस्म है। साथ में जैसे मान लो ऑप्शन में एक नरमा दे दिया जाए कि इनमें से कौन सा एक भिन्न है, तो नरमा कॉटन की वैरायटी थी, अरेबिका, रोबस्टा और लाइबेरिका ये कॉफ़ी की किस्में हैं। और इंडिया में जो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी बोई जाती है वो सुपीरियर क्वालिटी की कॉफ़ी बोते हैं, जिसमें अरेबिका जो है सबसे फेवरेट जो है कॉफ़ी है वर्ल्ड मार्केट में, जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है इंटरनेशनल लेवल पर। अब यहाँ पर आपके लिए एक या दो क्वेश्चन ये बन जाएंगे कि जो अरेबिका, रोबस्टा और लाइबेरिका जो कोस्ट हैं तो कॉफ़ीज़ हैं, इनमें से सबसे टॉप क्वालिटी की कॉफ़ी कौन सी है, तो वो अरेबिका है। तो अरेबिका टॉप क्वालिटी की है, तो इसलिए इसकी मार्केट भी इंटरनेशनल लेवल में बनी रहती है, डिमांड अधिक रहती है। और इंडिया जो है वर्ल्ड की केवल 3% या 3.25 या 3.17% कॉफ़ी पैदा कर पाता है, और रैंक के अनुसार हमारा 8वां स्थान है। ब्राज़ील, वियतनाम, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोलंबिया, होंडुरास, इथोपिया और पेरू के बाद वर्ष 2018 के अनुसार। कॉफ़ी की जो कल्टीवेशन है, खेती है, वो की जाती है भारत में वेस्टर्न घाट में, सह्याद्री हिल्स भी इसको कहा जाता है। और इसमें जो लीडिंग स्टेट है वो है कर्नाटका। ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि कॉफ़ी का जो लीडिंग स्टेट है वो कौन सा, तो वो कर्नाटका है। इसके साथ साथ केरला और तमिलनाडु में भी इसकी खेती होती है। ये आपके लिए अलग से क्वेश्चन दे भी दिया गया है यहाँ पर कि कर्नाटका अलोन अकाउंट फॉर मोर देन 2/3 ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी इन द कंट्री। 2/3, 3 में से 2 हिस्से कॉफ़ी जो है भारत में, लगभग ये कहिए कि लगभग भारत की 65 से 66% जो कॉफ़ी की खेती है वो अकेले कर्नाटका में होती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं भारत में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की। तो धीरे धीरे भारत में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हुआ। तो इसको मैं थोड़ा सा क्विकली कराऊंगा, क्योंकि लाइन टू लाइन इसमें डीपली आप खुद पढ़िए इसको। क्विकली मैं जो इम्पोर्टेंट हिस्से हैं वो बता देता हूँ, ठीक है। तो समय के साथ साथ हमारी एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हुआ आज़ादी के बाद, और फिर 1966 में और 67 में जो है भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन आई, तो इस तब भी काफ़ी कुछ चेंजेस इसके अंदर हुए हैं। गवर्नमेंट ने फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कैश क्रॉप्स की ओर लोगों को मोटिवेट किया, ताकि लोग फूड ग्रेन्स की बजाय कैश क्रॉप्स यानी जिससे आमदनी अधिक हो, जैसे शुगर केन, जूट, कॉटन, इनकी खेती के लिए बढ़ावा दिया। साथ साथ भारत में बाद में एक इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जिसे IADP कहा जाता है, ये लॉन्च किया गया। इसके साथ साथ इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम, जिसे IAAP कहा गया, ये लॉन्च किया गया। 1960s के अंदर भारत में जो ड्रॉट की कंडीशन हुई, तो उसमें फूड की क्राइसिस भी एक बार हुई, तो बाद में सरकार ने फूड ग्रेन्स की स्टोरेज के लिए गोडाउन्स की व्यवस्था की। और बाद में जो है 1966 और 67 में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। इसमें यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा, ये बहुत बार पेपर में आपसे पूछा जाता है कि न्यू सीड वैरायटी व्हीट की मैक्सिको में विकसित की गई और राइस की फिलीपींस में विकसित की गई, जिन्हें HYV सीड्स कहा जाता है, हाई यील्डिंग वैरायटीज, यानी उच्च उपज देने वाली किस्में। और इन्हीं के बाद से फिर मिड 60s में यानी 1960 के दशक में जो है यानी 1966 और 67 में जो ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में आई, जिसको हम पैकेज टेक्नोलॉजी कहते हैं। पैकेज टेक्नोलॉजी क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे पैकेज एक प्रकार से दिए गए थे, जिसमें HYV सीड, फर्टिलाइजेशन, इसके अलावा पेस्टिसाइड खेतों में प्रयोग करना, खेतों का मशीनीकरण करना, खेतों में इलेक्ट्रिफिकेशन करना, रोड बनाना, मंडी बनाना जो है, तो इस प्रकार की बहुत सारा प्रोडक्शन प्रोग्राम इसमें रखे गए थे। इसका जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट था ग्रीन रेवोल्यूशंस का, ठीक है, वो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, आंध्र प्रदेश, गुजरात, इन सब के अंदर हुआ था।
ठीक है, तो इसको कंसोलिडेट रूप से आप ग्रीन रेवोल्यूशन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाद भारत में जो खेतों का से क्रॉप्स का प्रोडक्शन है वो पहले की तुलना में काफ़ी इंक्रीज हो गया था। इसके साथ साथ बाद में जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया है, जिसे आजकल नीति आयोग कहते हैं, उसका अटेंशन हुआ था जो रेन फीड एरिया हैं उसकी ओर 1980s में। इसके साथ साथ सरकार ने बाद में एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग इन 1988 तो इसको इंट्रोड्यूस किया ताकि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जो है पूरी कंट्री में बैलेंस्ड बना रहे। इसकी ज़रूरत और भी ज़्यादा इसलिए महसूस हुई क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण से जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है और ख़ासकर वीट और राइस है, इनका प्रोडक्शन तो बढ़ा, लेकिन जो सेंट्रल इंडिया है उसके अंदर खासकर जो पल्सिस का एरिया था, ऑयल सीड का एरिया था, वो रिड्यूस होने लगा, वो डिक्रीज होने लगा और उनका उत्पादन काफ़ी कम हो गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन का उनके ऊपर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। बाद में सरकार ने थोड़ा सा एक काम और किया था कि किसानों की इनकम बढ़े, इसके लिए डेयरी फार्मिंग को मोटिवेट किया, पोल्ट्री फार्मिंग के लिए यानी मुर्गी पालन के लिए मोटिवेट किया किसानों को, हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी के लिए मोटिवेट किया, लाइव स्टॉक रियरिंग जो चलवासी पशु चारण हैं उनको, इसके अलावा एक्वा कल्चर यानी जो जल खेती है तो उसके लिए भी मोटिवेट किया। तो ये सारे गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव्स रहे जिसके कारण धीरे धीरे जो है एग्रीकल्चर के अंदर काफ़ी कुछ सुधार भी हुए हैं। और जिसका नेक्स्ट टॉपिक भी आप कह सकते हैं ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट एंड टेक्नोलॉजी। समय के साथ साथ ये जो लंबा इतिहास रहा इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट रहे हैं। हालांकि आज भी इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारी एग्रीकल्चर आज भी मानसून पर डिपेंडेंट है। मानसून रेन अच्छी होती है तो प्रोडक्शन अच्छा होता है, और अगर मानसून की रेनफॉल अच्छी नहीं होती है तो प्रोडक्शन आज भी बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। जैसा आप यहाँ पर भी देखेंगे कि बहुत सारी क्रॉप्स हैं जैसे राइस है, वीट है, इन सब का प्रोडक्शन समय के साथ साथ इंक्रीज हुआ है। ग्रीन रेवोल्यूशन का इनके ऊपर इफेक्ट रहा राइस पर और वीट पर, तो ये इंक्रीज हुई। ठीक है, इसके अलावा शुगर केन, ऑयल सीड, इसके अलावा कॉटन, इनका एरिया भी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो इसके साथ साथ हाई यील्डिंग वैरायटीज़ का प्रयोग बढ़ा। इसके अलावा एग्रीकल्चरल मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी जैसे ट्यूबवेल हैं, पंपिंग सेट हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन है खेतों का, इलेक्ट्रिफिकेशन, अंडरग्राउंड पाइपलाइनिंग है। इसके साथ साथ ट्रैक्टर हैं, हार्वेस्टर मशीन है, हैरो कल्टीवेटर या जो सोइंग की मशीन है, उन सब का डेवलपमेंट हुआ। साथ ही साथ जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड हैं, फार्म की जो मशीनरीज हैं, ये इंक्रीज हुई समय के साथ साथ। और जो मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ हैं इसके कारण से जो है देश के अंदर कुछ एरिया बड़ी तेज़ी से आगे निकल गए और कुछ एरिया थोड़े से पीछे भी रह गए। हालांकि कुछ साइड इफ़ेक्ट भी रहे हैं, जो ज़रूरत से ज़्यादा पेस्टिसाइड देश के अंदर यूज़ किए जाने लगे तो उनका जो है सॉइल हेल्थ के ऊपर भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है। आप बीच बीच में ये जो बॉक्स में दिए गए हैं कुछ 2 पोर्शन फार्मर पोर्टल ऑफ इंडिया, ये भी पढ़ सकते हैं कि सरकार ने फार्मर्स के लिए कुछ पोर्टल बनाए हैं जिसके ऊपर वो जाकर अपनी सुविधाएं देख सकते हैं कि किस प्रकार से मार्केट रेट है, क्या प्रोग्राम चल रहे हैं किसान के फेवर में। इसके अलावा नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नमसा जिसको बोला जाता है, इसके बारे में भी आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। साथ ही साथ सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसे परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY कहा जाता है, और एक राष्ट्रीय विकास योजना जिसे RKVY कहा जाता है। तो इन सब के बारे में भी आप थोड़ा बहुत पढ़ के रखिए, हो सकता है कि इनकी आपसे फुल फॉर्म ही पूछ ली जाए, तो ये सारी की सारी आप पढ़ के रखिए। ठीक है, तो ये लेटेस्ट कुछ प्रोग्राम है जो सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लॉन्च किए हैं। अब बात करते हैं प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर की। इंडियन एग्रीकल्चर में बहुत सारी प्रॉब्लम समय के साथ साथ रही हैं, जिसमें जो क्लाइमेटिक प्रॉब्लम है या भाई जो हमारे खेतों का लगातार रिड्यूस होता हुआ साइज है, ये सब। तो इसके अलावा एग्रो क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स भी भारतीय कृषि में आती रही हैं।
जैसे नंबर एक जो प्रॉब्लम है, जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है इंडियन एग्रीकल्चर की, दैट इज डिपेंडेंस ऑफ द इराटिक मानसून। जो मानसून के ऊपर भारत की खेती है उसकी डिपेंडेंस। भारत में जो इरिगेटेड एरिया है वो केवल 33% एरिया है पूरे भारत का। इसके अलावा बाकी का जो बच गया एरिया लगभग 67%, उस सब में रेन फीड एग्रीकल्चर ही होती है। तो वहाँ पर जो हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है वो काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस देता है। खासकर साउथ वेस्ट जो मानसून है इसका इफेक्ट हमारी एग्रीकल्चर पर डायरेक्टली पड़ता है। अगर रेनफॉल अच्छी होती है तो रिवर्स में पानी अच्छा आता है, रिवर में पानी होता है तो कैनाल्स में अच्छा पानी आता है, कैनाल में पानी आएगा तो वो खेतों तक पहुंचता है। यानी ऑन एन एवरेज जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी रिचार्ज हो जाता है। लेकिन जिस वर्ष बारिश नहीं होती है तो उस वर्ष ड्रॉट की कंडीशन हो जाती है, सूखे संभावित एरिया जो है उसमें बढ़ जाती है। तो वहाँ पर इस प्रकार की प्रॉब्लम आती हैं। और खासकर जैसे आप यहाँ पर कुछ पढ़ भी सकते हैं, साउथ इंडिया में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इन सब के अंदर ड्रॉट जैसी कंडीशन बनी रहती है। यदि हम बात करें नॉर्थ इंडिया के पूर्वी भाग की, तो उसमें जब रेनफॉल होती है तो वहाँ पर फ्लड की कंडीशन रहती है। यानी कहीं ना कहीं मानसून जो है वो रेनफॉल अच्छी होती है तो भी प्रॉब्लम है, और ना होती है तो भी प्रॉब्लम एग्रीकल्चर सेक्टर में आती है। सेकंड आता है लो प्रोडक्टिविटी। भारत के अंदर बहुत सारी उपजें ऐसी हैं जो आज भी इंटरनेशनल लेवल पर अगर उनकी कंपैरिजन करके देखें तो उनका प्रोडक्शन लो रहता है। यानी पर हेक्टेयर, यानी प्रत्येक 2.5 एकड़ में जो उत्पादन है मोस्टली क्रॉप्स का वो जो है कम रहता है दूसरे देशों की तुलना में। खासकर यदि हम यूएसए, रसिया, जापान इन सब से तुलना करें तो आज भी राइस का, व्हीट का, कॉटन और ऑयल सीड का प्रोडक्शन इंडिया में जितना होता है वो इनकी तुलना में कम है। जबकि इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है क्योंकि इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। इसके साथ साथ लैंड रिसोर्सेज के ऊपर हम लगातार दबाव रहता है भारत में। लेबर जो प्रोडक्टिविटी है इंडिया में, इंडियन एग्रीकल्चर में, वो भी काफ़ी लो है। तो ये सारे आप देखेंगे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अगर हम देखें तो उनकी तुलना में ये काफ़ी कम है। साथ ही साथ जो इंडिया का बहुत बड़ा एरिया वो रेन फीड एरिया यानी बरानी खेती यहाँ पर होती है, जो ड्राई लैंड है जिसमें खासकर कॉर्स कीरल्स यानी मोटे अनाज हम बोते हैं, या पल्सिज बोते हैं, या ऑयल सीड की खेती की जाती है, जिनका जो यील्ड प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम है, यानी उनमें उपज की मात्रा कम है। तो ये सेकंड प्रॉब्लम है लो प्रोडक्टिविटी। थर्ड वन आती है लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। समय के साथ साथ जो हमारी भूमि से संबंधित सुधार हैं उनकी कमी रही है। जो हमारा रेवेन्यू सिस्टम रहा है वो ब्रिटिश काल से ही अलग अलग ढंग से रहा, जिसमें मालवाड़ी, रेतवाड़ी, जमींदारी ये कुछ प्रथाएं रही जिनके अगेंस्ट समय समय पर देश के अंदर आंदोलन होते रहे हैं, जो खासकर फार्मर्स के एक्सप्लोटेटिव जो योजनाएं रही है यानी उनके शोषण की योजनाएं ये रही हैं। क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो अपने रेवेन्यू से मतलब था, उन्होंने किसान को स्ट्रॉन्ग नहीं करना था। तो इंडिपेंडेंट के बाद, आज़ादी के बाद कुछ रिफॉर्म्स हुए, लेकिन वो खासकर उतने प्रभावशाली आज तक भी नहीं वो रह पाए हैं। पॉलिटिकल विलनेस के कारण से या लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल के कारण से वो अधिक प्रभावशाली नहीं हुए हैं। आज भी हमारे किसान एमएसपी जैसे यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जैसे जो डिमांड है किसानों की वो लगातार बनी रहती है, जिसके कारण से समय समय पर हमारे फार्मर्स जो लोग हैं वो एजिटेशन करते हैं, विरोध करते हैं, विरोध प्रदर्शन देश में चलते रहते हैं। ठीक है। इसके अलावा दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ पर स्मॉल फार्म साइज एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ द लैंड होल्डिंग। समय के साथ साथ हमारे यहाँ पर जो भारत में एक ये परंपरा है कि जो पिता की संपत्ति है वो उस पुत्रों में या उनकी संतानों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के कारण से हमारा खेतों का आकार लगातार छोटा होता जा रहा है। जो हमारा लार्ज नंबर ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर हैं कंट्री में, और उनका जो लैंड होल्डिंग है वो श्रिंक होता जा रहा है, उनका साइज जो है लगातार छोटा होता जा रहा है। तो जिसके कारण से जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है वो खेती करने के लायक
ये कहिए कि कम बची हैं, क्योंकि उनका साइज़ अनएप्रोप्रिएट होता चला जाता है, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आ जाती हैं। तो जिसके कारण से हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, या ये कहिए कि जब हमारी ज़मीन डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है कई भाइयों के बीच में, तो फिर उसमें से जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है तो शायद हम उतना बड़ा प्रोडक्शन उसमें नहीं ले पाते हैं। छोटी ज़मीन होने के कारण से जो किसान लोग हैं वो मशीन टूल्स वगैरह भी नहीं खरीद पाते हैं, तो ये सारी इसमें कमी रहती है। देन आता लैक ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन, वाणिज्यिकरण का अभाव। आज भी हमारी जो खेती है ना वो अधिकांश ऐसी की जाती है कि जिसके अंतर्गत फूड ग्रेन्स ज़्यादा बोए जाते हैं। फूड ग्रेन्स यानी हम आज भी परंपरागत खेती करते हैं व्हीट की, राइस की। जो हमारी कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं वो आज भी कम हैं। आज भी हम कॉमर्शियल क्रॉप्स नहीं बो पाते हैं, या हम मॉडर्न तरीके से उसमें हॉर्टिकल्चर है, पोल्ट्री है, या इसके अलावा मिक्स्ड क्रॉपिंग है, या जो फ्लोरिकल्चर है, इन सब की ओर आज भी हमारे किसान लोग नहीं मोटिवेट होते हैं। वो नॉर्मली जो ट्रेडिशनल हमारे एग्रीकल्चर सीजन रहते हैं जैसे क्रीप एंड रबी, और उनके अंदर जो मोस्ट कॉमन क्रॉप्स हैं जैसे राइस एंड वीट, इनकी खेती वो लोग करते रहते हैं। इसके अलावा वास्ट अनएम्प्लॉयमेंट, खेती के अंदर बहुत बड़ा बेरोजगारी की व्यवस्था रहती है, क्योंकि एक तो एग्रीकल्चर क्या होती है कि वो 4 से 6 महीने में जाकर एक बार प्रोडक्शन देती है, बाकी के समय में उसमें केवल इन्वेस्टमेंट ही चलता रहता है, खर्चा उसके अंतर्गत जाता ही रहता है। आमदनी जो है वो काफ़ी महीनों के बाद होती है, तो इसलिए इसमें सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत अधिक है। दूसरा क्या होता है कि जब कोई एग्रीकल्चर सीजन आता है, जैसे सोइंग का सीजन है या हार्वेस्टिंग सीजन है, तो उस समय तो लेबर की ज़रूरत पड़ती है, जो एग्रीकल्चर लेबरर हैं। लेकिन जब बीच का जो दौर आता है तो उसमें एग्रीकल्चर लेबरर की ज़रूरत नहीं रहती है, तो वे लोग अब अनएम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो इस कारण से एग्रीकल्चर सेक्टर के अंतर्गत अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है या जो विदेशी कंपनियां हैं वे भी एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करती हैं। देन आता है डिग्रेडिंग ऑफ द कल्टीवेशन लैंड। समय के साथ साथ जैसे जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आई तो हमने पेस्टिसाइड यूज़ किए, केमिकल यूज़ किए, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ किए, और हमारी जो खेतों में हम एक से ज़्यादा फसलें एक साथ लेने लगे, तो उसके कारण से क्या हुआ कि हमारी जो लैंड है वो डिग्रेड होती जा रही है। अलग अलग एरिया में लैंड डिग्रेडेशन के कारण अलग अलग हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में ओवर इरीगेशन एक कारण है। वेस्टर्न इंडिया में जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, वहाँ पर पोस्टलाइजेशन एक प्रॉब्लम यानी पशुचारण के कारण से लैंड डिग्रेड हो रही है। इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू एरिया है, तो उसके अंदर माइनिंग के कारण से लैंड डिग्रेड होती जा रही है। तो इसके कारण से जो लैंड जब डिग्रेड हो जाती है तो उसकी फर्टिलिटी, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है, जिसके कारण से ना तो उसमें फसल पैदा हो पाती हैं, उसके अंदर एल्कलाइजेशन या सलाइनेशन यानी उसमें या तो अम्लता बढ़ जाएगी या उसमें क्षारीयता बढ़ जाएगी, जिसके कारण से जो हमारी सॉइल है वो खराब हो जाएगी। साथ के साथ जिन एरिया में कैनाल से इरिगेशन करते हैं वहाँ पर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होती है, वो ज़मीन सूख ही नहीं पाती है, जिसके कारण से जो हमारी ज़मीन है उसके अंदर टॉक्सिक्स का अमाउंट जो है वो बढ़ जाती है, और हमारी जो लुमिनस क्रॉप्स हैं वो इसको थोड़ी सी हमने इसको बदलना चाहिए इरिगेटेड एरिया में। ठीक है, तो ये सब इसके साथ साथ हमारी कुछ फॉलो लैंड है, जो प्रति भूमि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि जिस पर लगातार खेती करने के कारण से वो ज़मीन खराब हो जाती, खाली छोड़ दी जाती है। तो इसके लिए भी हमें ये ज़रूरत है कि हम मल्टी क्रॉपिंग करें, बीच बीच में ज़मीन को खाली छोड़ दें ताकि उसकी फर्टिलिटी रीबूट हो सके। इसके अलावा उसमें हमने कुछ ऐसी फसलें बोनी चाहिए जो खासकर इन्वायरमेंट से जो है नाइट्रोजन को अपन खींच लेती हैं, जैसे खासकर पल्सेज हैं, तो इन सब का वो करना चाहिए। इसके अलावा रेन फीड एरिया के अंदर भी हमने सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए भी कार्य करना चाहिए, वहाँ पर सॉइल इरोजन एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा ड्राई बेल्ट के अंदर विंड इरोजन एक प्रॉब्लम रहती है इंडियन एग्रीकल्चर की। तो इस प्रकार से आप ये सारी बातें
लिख सकते हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर की ये क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब बात आती है कि इनका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इन सब का सॉल्यूशन भी आप इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर कर सकते हैं। जैसे भाई लैंड रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन केवल फूड ग्रेन्स तक सीमित रहा, तो हमें दूसरे सेक्टर्स के अंदर या जो दूसरी क्रॉप्स हैं उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ हमें फर्टिलाइजेशन जो होती है ना, तो उसको थोड़ा कम करने की ज़रूरत है, और नेचुरल रूप से हमें फसलों को बदल बदल कर बोने की ज़रूरत है, यानी मल्टी क्रॉपिंग हम कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन अपना सकते हैं, स्टेप एग्रीकल्चर अपना सकते हैं। इसके अलावा जो इरिगेशन है उसको भी हम स्प्रिंकल यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ हमें ये सारे काम करने पड़ेंगे ताकि हम अपनी इंडियन एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर लैंड को जो है बचा सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आपने कर लेना है, और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।